नमस्कार नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के होशियारपुर में बिहार के प्रवासी परिवार की बेटी से बेरहमी पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को घेरा है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि हाथरस पर आंदोलन करने वाले राहुल गांधी होशियार क्यों नहीं जाते हैं। बिहार की बेटी के साथ जुल्म हुआ है, वहां कांग्रेस सरकार है। तेजस्वी राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बिहार के दलित प्रवासी मजदूर के 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। ये कैसी दर्दनाक और शर्मनाक करने वाली घटना है और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। हम मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पर जाते हैं और इसके बजाय उन्हें पंजाब, राजस्थान जाना चाहिए। उनकी सरकारों में महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, कैसे दुष्कर्म हो रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा गया है। हाथरस आंदोलन करने जाते हैं लेकिन अपने राज्यों की स्थिति, वहां की दुर्दशा को नहीं देखते हैं। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से हैवानियत की घटना को 3 दिन हो गए हैं और इस घटना पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जब हाथरस में ऐसा कांड होता है तो राहुल गांधी वहां राजनीति करने चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार वाले राज्य में ऐसी घटना होती है तो वह चुप क्यों साधे रहते हैं। इस पूरे मामले में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से सवाल पूछा है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है तो उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठकर पिकनिक की तरह प्रदर्शन करने जाएंगे, लेकिन आप होशियारपुर नहीं गए हैं। हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी जी ने होशियारपुर में बच्ची से हैवानियत पर एक भी ट्वीट नहीं किया है, जबकि इस घटना को 3 दिन हो गए हैं। तो पंजाब के होशियारपुर में एक 6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिस पर कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल पर हमला कहा है कि अपने राज्यों की दुर्दशा नहीं देखते, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में कांड हुआ था, हाथरस कांड को लेकर लगातार सियासत देखने को मिली थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से वहां पे पहुंचे थे और यहाँ पे तमाम तरीके की राजनीति देखने को मिली थी, हंगामा देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस पर हमलावर है, उसके हिसाब से देखने को मिलता है कि लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सियासत का पारा अपने चरम सीमा पर नजर आ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे एकनाथ खड़से अपनी बेटी रोहिणी और कई समर्थकों के साथ शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद यादव और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि एनसीपी का जनाधार उससे भी दुगुनी गति से बढ़ाने का संकल्प लिया। खड़से ने कहा है कि उन्होंने जिस गति से महाराष्ट्र में कभी बीजेपी के लिए काम किया था, उसी गति से वह अब एनसीपी के लिए काम करेंगे। और इसी दौरान बीजेपी को चेतावनी देते हुए खड़से ने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी लगाई तो मैं सीडी चला दूंगा। और इस दौरान खड़से ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही उनसे कहा था कि भगवा पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है और उन्हें एनसीपी में शामिल हो जाना चाहिए। एनसीपी इस समय राज्य की शिवसेना महाविकास अघाड़ी सरकार में एक प्रमुख घटक दल है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पे कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार की सियासत दिन प्रतिदिन गर्माती ही जारी है और जब से भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोरोना का टीका आ जाने पर पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया है, अब उसे लेकर देश में राजनीतिक माहौल में नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस बार शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा है।
शिवसेना ने सामना में कहा है कि बीजेपी की असली नीति क्या है, उनका दिशा निर्देशक कौन है, इस बारे में थोड़ा भ्रम का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को आश्वासन दिया था कि सरकार प्रयास करेगी कि कोरोना का टीका आते ही उसे देश के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री टीके का वितरण करते समय कहीं भी जाति, धर्म, प्रांत, राजनीति बीच में नहीं लाए। तो अब बिहार चुनाव में वैक्सीन को लेकर ऐसे वादे आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताते चले कि इसकी जानकारी खुद पूर्व सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को अपनी तबीयत खराब महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है और इसी दौरान उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि भी हो गई है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस आइसोलेशन में है। बता दें कि फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खुद ट्विटर के जरिए तमाम लोगों को जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हुए लोग हैं वो तुरंत जाके अपना टेस्ट कराए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गुजरात के बड़ोदरा में कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जिनके दामाद किसानों की जमीन खाएंगे वे दूसरे किसानों की जमीन क्या बचाएंगे। और इसी दौरान स्मृति ने न केवल वाड्रा बल्कि राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने उस वक्त पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा है कि कोई भी यह नहीं बता सकता है कि वह छुट्टी पर कब जाता है। आपको बता दें कि स्मृति मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश मिर्जा के लिए प्रचार कर रही थी। यह ज्ञात है कि मोरबी गुजरात के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ईरानी ने वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आगे कहा है कि अब यह तय करने का समय है कि आपका नेता, व्यक्ति या परिवार कौन है। स्मृति ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी परिवार के लगाव में अंधे हैं तो आप गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों के दुख को नहीं समझ सकते। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और इसलिए मुझे आश्चर्य है कि यह मोरबी के लोगों की मदद कैसे कर पाएगा। वही नगोर्नो काराबाख की जंग अब धर्मयुद्ध बनती जा रही है और इसे धर्मयुद्ध में अब फ्रांस, रूस, अमेरिका भी कूद गया है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान खुलकर इस्लामिक कट्टरता की तरफदारी कर रहे हैं। तो फ्रांस में एक टीचर की निर्मम हत्या के बाद से जिहादी मानसिकता के खिलाफ यलगार हो चुकी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सेंट्रल एशिया में रोज बारूद बरस रहा है। 27 दिनों से जलते सेंट्रल एशिया की आग नहीं बुझी तो महाशक्तियों, बता दें कि आपको महाशक्तियां हैं वो सामने आ गई हैं। पुतिन भी सामने आ गए और अमेरिका एक्टिव हो गया है। तुर्की ने नाटो से बगावत कर दी और फ्रांस ने खुलकर आर्मीनिया के साथ अपना पक्ष चुन लिया है। कुल मिलाकर के जिस खेमे बंदी को लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे वो अब हकीकत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। तो बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे एक धर्मयुद्ध छिड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तुर्की ने नाटो से बगावत शुरू कर दी है। 27वें दिन मैदान में कूदे हैं अमेरिका और फ्रांस। आर्मेनिया में फिर अजरबैजान वॉर शुरू हो गया है। जिस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए हैं, कुल मिलाकर के जिस खेमेबंदी को लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे वो अब हकीकत बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं क्या कुछ वहां का हाल हो रखा है, हाल किस तरीके से वहां के बेहाल हो रखे हैं। 27वां दिन है आज युद्ध का और इस युद्ध में अब फ्रांस और अमेरिका भी शामिल हो गया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी पर गुजरात को तोहफा दिया है। पीएम ने अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और इसमें गिरनार में रोपवे परियोजना को भी शामिल किया गया है और इस रोपवे के शुरू होना श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि रोपवे की मदद से गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और टेलीकार्डियोलॉजी का भी उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने आज गुजरात की बात कर ले जाए तो गुजरात में 3 महापरियोजनाओं की शुरुआत की है। गुजरात वासियों को पीएम की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने गुजरात में। बिहार चुनाव में हर दिन के बाद सियासी पारा लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला एनडीए और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच है, जहां एक तरफ नीतीश तो दूसरी ओर तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है। 15 साल में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार को लेकर बिहार में लोग खुलकर उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने में लगे हुए हैं। 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार असहज नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की पुरानी छवि पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि अब आम जनता भी सवाल उठा रही है। वही एक समय था जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर 2005 और 2010 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में स्थिति बिल्कुल विपरीत होती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कंधे की जरूरत अब कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये घोषणा पत्र जारी किया है और अपने इस घोषणा पत्र में पार्टी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बिहार की विकास और भी कई कामों के लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने बेरोजगारों के लिए भी कई वादे, कई दावे किए हैं, जिसमें कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया गया और साथ ही आरजेडी ने भी ये भी वादा किया है कि नए उद्योगों के लिए नई नीति भी लाई जाएगी और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो तमाम यहाँ पे घोषणा की गई है। आरजेडी का घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। तेजस्वी ने ये घोषणा पत्र जारी किया है और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा इस घोषणा पत्र में किया गया है। वहीं बीते दिन भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कपिल को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई थी। वहीं आज कपिल ने खुद अपनी सेहत की जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि वह अब स्वस्थ हैं और बता दें कि बीते शुक्रवार को कपिल देव की सीने में दर्द हुआ, जिसकी बाद से उन्हें ओखला स्थित फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया। बता दें कि जहां पर एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई थी और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए आभारी हूं और मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
जिसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बचाव और सफाई की मुद्रा में है। डेमोक्रेट कैंडिडेट बाइडेन ने कहा है कि कोरोना को काबू करने के लिए और इस मामले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है और अगर मैं राष्ट्रपति बना तो हर अमेरिकी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, भले ही उसका बीमा हो या फिर ना हो, जिसे लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसी हफ्ते बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कि कहा गया था कि सत्ता में आए तो बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, कोरोना वैक्सीन लगेगी। वहीं सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अलीपुर, मुड़का और वजीरपुर में AQI बेहद गिर गया है और साथ ही राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में खराब हवा के कारण लोगों को कई परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर कोरोना मामलों में कमी आई है तो वहीं दूसरी ओर संक्रमितों की ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 78 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें से 70 लाख से ज्यादा मरीज अब ठीक हो चुके हैं और 7 लाख के करीब मरीज अभी भी इस भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि 1,17,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53,370 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हो गई है। तो आज नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना की जाती है। माता के स्वरूप ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उन पर गंगा जल डाला। इससे माता का शरीर कांतिवान और वर्ण गौर हो गया। तब से उनका नाम गौरी हो गया। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। उनकी एक भुजा अभय मुद्रा में है तो दूसरी भुजा में त्रिशूल है, तीसरी भुजा में डमरू है तो चौथी भुजा में वरमुद्रा में है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है। महागौरी की आराधना से सोमचक्र जागृत हो जाता है और इससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश हो जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। सभी पार्टियां चुनाव की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और अब रैलियों का दौर भी जारी है। वहीं चुनाव के बीच आरजेडी चीफ और चारा घोटाले में दोषी लालू यादव मां दुर्गा की पूजा में लीन हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लालू यादव नवमी के दिन 3 बकरों की बलि देने वाले हैं ताकि माता का आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे और उनकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सके। बिहार और झारखंड में नवमी के दिन बकरों की बलि देने की प्रथा है। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाला है
और प्रदेश में राजनीतिक घमासान पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, जिसका नाम मार्क योर सेल्फ सेफ फ्रॉम बीजेपी रखा गया है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से जनता से पूछा जा रहा है कि आप मार्क करके बताएं कि आप बीजेपी से सुरक्षित है। बता दें कि आमतौर पर किसी भी आपदा की स्थिति में फेसबुक पर इस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, जिसमें कि लोग खुद को मार्क करते हुए बताते हैं कि वे सेफ हैं, सुरक्षित है। हालांकि इस बार ऐसे कैंपेन का सहारा राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है और लिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव की जंग में बयानों की मर्यादा लगातार टूटती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल ही बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ के बयान को आपत्तिजनक बताने वाली मंत्री इमरती देवी ने भी अब एक विवादित बयान दिया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और इमरती देवी में आइटम को लेकर छिड़ी बहसबाजी अब गाली गलौज में बदल गई है। शुक्रवार को शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजनीतिक मर्यादा पार करते हुए कहा है कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी कबाड़ी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है कि देखो क्या आइटम जा रहा है। और ऐसे ही अब कमलनाथ भी लुच्चे लफंगे बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बयान दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अगर दोबारा से फैलती है तो उससे अर्थव्यवस्था में जो सुधार की शुरुआत दिख रही है उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण उत्पादन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। बता दें कि एमपीसी की 7 से 9 अक्टूबर के बीच हुई बैठक में विचार व्यक्त किए गए थे। वहीं समिति में नवनियुक्त स्वतंत्र सदस्य शशांक भिड़े ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अगले 2 से 3 तिमाहियों में वृद्धि दर और मुद्रास्फीति परिदृश्य पर प्रभाव बना रहेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ दिए गए बयान पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीते शुक्रवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि जब तक हमें हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे। जिसके बाद महबूबा के इस बयान से नाराज सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने महबूबा के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट समेत आईपीसी की धारा 121, 151, 153 ए, 295, 298, 504, 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं त्योहारों का मौसम सभी लोगों को एक साथ लाता है, जो सभी समुदायों को सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण प्रदान करता है। हालांकि इस साल चीजें थोड़ी अलग है। नवरात्र और दशहरा बिल्कुल पास है तो दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार भी आने वाले हैं और इसी बीच सरकार ने लोगों को सार्वजनिक समारोहों से बचने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और त्योहार मनाने को अपने घरों तक सीमित रखने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के मौसम और सर्दियों के महीनों में कोरोना को लेकर अति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
इसी बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ। नमस्कार।